Hi dear student, welcome to third lecture of the chapter motion in a straight line। वैसे पहले भी दो चैप्टर में हमने ऑलरेडी दो वीडियो में हमने कुछ ऐसा हिस्सा पढ़ा है जैसे स्केलर्स वेक्टर्स और वो मैथमेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग जो कि पूरे फिजिक्स में काम आता है, राइट। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वैसे देखा जाए तो अभी और कुछ कंसेप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट होगा। इस चैप्टर में अब तक जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं होप वो आपके सब क्लियर है। वो अगर परफेक्ट है, क्लियर है तो इस वीडियो में मैं जो भी कुछ बताऊंगा वो आपको समझेगा। अदरवाइज अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी के कुछ एडिशनल पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एडिशन होके फाइनल आपका रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, डायरेक्शन कितनी है। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है 2, 3, 4 जितने भी वेक्टर है उन सबका आउटकम देने वाला एक सिंगल वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है पी बार, ये एक वेक्टर है क्यू बार। अब इन दोनों का आउटकम देने वाला एक सिंगल वेक्टर आ गया तो इसको हम लोग कहेंगे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट की ये वाली जो लेंथ है यानी कि मैग्नीट्यूड वो कितनी होगी, वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा यानी कि ये एंगल कितना होगा, उसके एग्जैक्ट फॉर्मूले कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए वो हम देखेंगे। फिर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वेक्टर के एडिशन की। एडिशन के लॉ तो हम लोगों ने पढ़ लिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी उसको भी हम पढ़ेंगे। और फाइनली हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं बच्चों, कुछ पर्टिकुलर सिंपल डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन में है व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, आउटकम। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने 12th का पेपर दिया, रिजल्ट आया, वो बच्चा पास हो गया। अब क्या जरूरी है उसने एक ही अटेम्प्ट में पास किया होगा? हो सकता है पहली बार एग्जाम दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, चौथी बार दिया, फिर जाके बेचारा बच्चा पास हो गया। तो रिजल्ट होता है आपके, हो सकता है कई सारे एग्जाम का आउटकम हो। उसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जो अकेला कितने तो वेक्टर को या उनकी सारी आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। अ सिंगल वेक्टर विच हैज सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप यानी कि लाइक वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके सॉरी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, तो चलिए पहले तो हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर स्पेसिफिकली दो वेक्टर की। वैसे आप ट्रायंगल लॉ से निकालिए, पॉलीगॉन से निकालिए या किसी भी लॉ से निकालिए। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को समझने के लिए या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों ने पैरेललोग्राम लिया है। तो इमेजिन कीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दो वेक्टर निकले, एक इस दिशा में गया जिसकी मैग्नीट्यूड है p बार, एक इस दिशा में गया जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है q बार, और p और q दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ऐसी केस में आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी वो क्या रहेगा, आपको एक वेक्टर देंगे along with its magnitude, दूसरा वेक्टर देंगे along with its magnitude and direction, और फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो एंगल भी आपको दे देंगे। सो दिस 3 विल बी इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड टू यू। फिर आपको बोलेंगे कि बताओ इसका आउटकम है, इसका रिजल्ट क्या है। जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में पूछेंगे कि कितना है यानी कि मैग्नीट्यूड, और कौन सी दिशा में यानी कि डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मान लीजिए ये एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल को किक करने के लिए मैंने मेरे दो दोस्तों को बुलाया। पहले मैंने बुलाया रोनाल्डो को, उसने अलॉन्ग विद द सरफेस इतना दूर तक उस फुटबॉल को भेजा। फिर मैंने बोला मेसी को, तो उसने अलॉन्ग विद द सरफेस इतना डिस्टेंस भेजा। मैंने दोनों को बोला बेटा एक साथ क्लिक कर लो, देखो मैंने रोनाल्डो और मेसी को भी बेटा बोल दिया। अब मुझे बताओ ये दोनों अगर उसको एक साथ किक करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, बीच में से कहीं पे तो जाएगा। बीच में से कहाँ पे जाएगा, कितना दूर जाएगा, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कंप्लीट अ पैरेललोग्राम लाइक दिस। पैरेललोग्राम में ये दोनों लाइन ऐसे एक दूसरे को पैरेलल मैंने ड्रॉ कर लिए। फिर इनका रिजल्ट आता है इनका डायगोनल। ये जो मैंने व्हाइट कलर से अभी ड्रॉ किया ये आपका रिजल्टेंट है। कितनी लेंथ होगी उसकी, ये लेंथ यानी कि तुम्हारे दोनों रिजल्ट का मैग्नीट्यूड, और ये जो एंगल आ रहा है किसी भी एक के साथ वैसे आप ले सकते हो, ये हो गया आपका डायरेक्शन। नाउ फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड दिस मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड ढूंढना ये है हमारा पहला वाला टास्क। चलिए थोड़ा सोचते हैं इसको आराम से कैसे ढूंढ सकते हैं। आप जब तक मैं पानी पी रहा हूं थोड़ा सोचिए। चलिए करते हैं शुरू मैग्नीट्यूड ढूंढने को। मुझे एक बात बताइए
ये जो मैग्नीट्यूड है यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये आपको ढूंढना है। अगर इसके पहले मैंने आपको कभी पूछा कि बेटा ऐसा कोई सेगमेंट तुमने किसी ट्रायंगल की साइड को ढूंढा है, तो आप बोलेंगे सर याद आ रहा है मुझे बचपन का दिन, जब मैंने एक लॉ पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ा था जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। उसमें हम लोगों ने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। उसमें हम लोग कहते थे कि सर सपोज ये मान लो एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा करके हम लोग ऐसे टेढ़े ताड़े साइड को ढूंढा करते थे। तो ये तो मुझे वैसे ही लग रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है। अब अगर आप देखोगे इनिशियली ये एक पैरेललोग्राम है, हम जिस डायग्राम में बात कर रहे हैं वो एक पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पैरेललोग्राम। ओके, तो फिर मैंने कहा कि ऐसा कुछ करो जुगाड़ जिससे ये बन जाए एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड, या फिर टू बी प्रिसाइज हाइपोटेनियस। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। जैसे ही आपने इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया, इस साइड को प्रोड्यूस करके गौर से देखो आपका बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल देख के आप खुश हो गए। आप अभी बोलोगे कि सर ये तो बढ़िया चीज़ हो गई, जिस चीज़ को मुझे ढूंढना था अब मेरे पास उसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। किसका? आर का। कैसे बनाओगे? चलो डायग्राम में बताओ। ये पॉइंट का नाम O है, इस पॉइंट का नाम D है, इसका C है। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ODC। इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा? हाइपोटेनियस यानी कि OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। खुश तो आप बन गए। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, हम डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो O से लेके C तक जो वेक्टर आपका आ रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड मैंने खाली R सिंबल से रिप्रेजेंट की, याद रखिए। R बार यानी कि वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए, और खाली R यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो OC को आप चाहे तो अगली स्टेप में R का स्क्वायर लिख सकते हो। अब जैसे ही तुमको मैंने पूछा व्हाट इज OD, तो आपकी प्रॉब्लम तैयार हो गई। आप बोलेंगे सर मैं तो OA जानता हूँ, सिर्फ OA क्यों जानता हूँ? क्योंकि OA जो है मेरा वेक्टर P बार है, और जाहिर है उसकी मैग्नीट्यूड खाली P हो जाएगी। तो मुझे तो OAD पता ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तो हम एक काम करेंगे, ऐसा कुछ जुगाड़ करेंगे। देखिए एक चीज़ तो पक्का है कि मुझे P, Q और दोनों के बीच का एंगल थीटा, इन तीन के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। तो मुझे जो भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनाना है, आर की मैग्नीट्यूड मुझे जो ढूंढनी है वो P, Q और थीटा के फॉर्म में ही होनी चाहिए। उसके अलावा फॉर्मूले के टर्म मेरे कोई काम के है नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पूरा डिस्टेंस है आपका OD डिस्टेंस, इस डिस्टेंस OD को, ये जो डिस्टेंस है मैं चाहे थोड़ा ऊपर कर लेता, हो सकता है कुछ पार्ट मेरे पीछे चला जाए, ऐसा रखता हूँ। चलिए अभी आप कंप्लीट देख पाओगे इसको। तो मैंने आपको कहा कि ये जो डिस्टेंस है आपका OD वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस OD को मैं इस तरह से लिखता हूँ। डिस्टेंस O से लेके D तक है, उसको मैं लिखता हूँ OA प्लस AD। ओके, फिर थोड़ी देर DC को हम लोग एज इट इज रखते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि भले ही तुमको OD पता नहीं, लेकिन तुमको OA तो पता है। OA क्या है? आपके वेक्टर P की मैग्नीट्यूड है। आप चाहे तो इस ब्रैकेट को आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने सिंप्लीफाई किया, मैंने बोला OA का स्क्वायर प्लस 2 टाइम OA इंटू AD प्लस मैंने बोला AD का स्क्वायर। सो व्हाट आई जस्ट डिड, आई यूज द फॉर्मूला ऑफ A प्लस B होल ब्रैकेट स्क्वायर, और प्लस आपका जो DC वाला था, ये DC वाला DC स्क्वायर, उसको मैंने एज इट इज रखा DC स्क्वायर। ठीक है। अब और एक चीज़ समझिए, देखिए आपको AD तो पता है ही नहीं है, तो एनीवे आपको आपके फॉर्मूले में AD रखने से कोई सेंस नहीं। इनफैक्ट एट द सेम टाइम आपको CD भी पता नहीं है, ये CD या DC, इसको भी हटाना पड़ेगा। अब इसी ट्राइंगल में जो आपने अब तक लिखा है उसमें गौर से देखो, ये AD तुमको नहीं चाहिए, ये CD तुमको नहीं चाहिए। गौर से देखा आपने, ये एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जिसकी ये पॉइंट A है, ये D है, ये C है, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा। AD स्क्वायर और CD स्क्वायर को आप सीधा सीधा AC स्क्वायर बोलेंगे, तो ये दोनों को अगली स्टेप में आप बोल सकते हो AC का स्क्वायर। तो अगली स्टेप में मैं लिखूंगा जो रिजल्टेंट है, आप चाहे तो R लिखिए, चाहे तो थोड़ी देर OC रखिए। R स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस 2 टाइम OA इंटू AD प्लस बोलिए AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर। अभी आपके माइंड में सवाल आना चाहिए, सर ये आपने लिखा क्यों? तो बेटा एकदम सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, डायग्राम को गौर से देखो और मुझे बताओ, ये जो AC तुमको नजर आ रहा है A से लेके C तक, क्या ये सेम OB है? दीज आर टू वेक्टर,
पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम है, सो दे आर इक्वल वेक्टर। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर क्यू बार है उसकी मैग्नीट्यूड क्यू है, यानी कि उसकी लेंथ क्यू है, तो नेचुरली ये लेंथ भी क्यू ही आएगी। तो आगे जाके AC के जगह पे आप बड़े आराम से क्यू लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। आप OA के जगह पे बड़े आराम से P लिख सकते हो। लेकिन इस पूरे इक्वेशन में अभी भी एक ऐसी चीज़ बची हुई है जो आपके फॉर्मूले में आपके दिमाग को तकलीफ देगी। वो क्या चीज़ है बच्चों? इस फॉर्मूले में एक टर्म बचा हुआ है AD। देखिए, आपको OA से दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी OA उससे दिक्कत नहीं है, आपको AC से दिक्कत नहीं है, दिक्कत सारी की सारी AD से है। क्योंकि जब तक आपके फॉर्मूले में एक अननोन वाली क्वांटिटी है जिसको गिनना पॉसिबल ही नहीं है, तब तक आपका आंसर कैसे आएगा? तो अब मेरा टारगेट एकदम क्लियर है कि मैं इस अननोन वैल्यू को, यानी कि इस वैल्यू AD को कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिखूं जो मुझे नोन है। अब ये मैंने कैसे किया, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ मैं? क्योंकि जो अननोन क्वांटिटी के फॉर्म में फॉर्मूला लिखोगे तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मैंने ये एंगल और ये एंगल ले लिया इक्वल। व्हाई? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन दिस टू एंगल्स बिकम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर ऑलवेज इक्वल। इस केस में अगर आप गौर से देखो कि ये जो लाइन है इस लाइन को, यानी कि OB पैरेलल है किसको? AC को। तो ये जो दोनों एंगल है, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो दिस टू एंगल्स आर थीटा। अब गौर से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल को, जिस एंगल की अपन बात कर रहे हैं, मैं ट्रायंगल चाहे तो आपके लिए यहाँ पे वापस ड्रॉ कर देता हूँ। क्या है ट्रायंगल भैया का नाम? देखो ये ट्रायंगल है अपना इस तरह से, ये पॉइंट A है, ये D है, ये C है, ये हमारा एंगल है थीटा। AD जो मुझे चाहिए नहीं और जो मेरे पास है वो ये है AC, उसका मैग्नीट्यूड है Q। मुझे Q पता है, मुझे दोनों वेक्टर P और Q के बीच का एंगल थीटा पता है, मुझे AD पता नहीं। जो मुझे पता नहीं वो इस एंगल के एडजेसेंट यानी कि बाजू वाली साइड है, और जो मुझे पता है वो हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस और एडजेसेंट नाम कभी सुने सुने से लग रहे? हाँ, कहाँ पे सुने थे? मैथमेटिक्स में 9th में ट्रिग्नोमेट्री में। क्या सुना था आपने? आपने सुना था एक फॉर्मूला कॉस ऑफ एंगल थीटा का। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कॉस ऑफ थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड, इन दिस केस इट इज AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज व्हाट? AC। यानी कि AD की वैल्यू आपकी हो जाएगी AC इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ लेट मी रिप्लेस इट हियर। तो मेरा जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो हो जाएगा R²। आप चाहे तो इसको OC रखिए, तो आपको मतलब एक साथ सारे वैल्यू डाल देंगे हम लोग, प्लस OA का स्क्वायर प्लस 2 टाइम OA इंटू AD। लेकिन अभी AD को हम बनाएंगे थोड़ा शानी, क्या हो जाएगा वो? AC इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस AC का स्क्वायर एज इट इज। अब डायग्राम में गौर से देखिए, what is OC? that is your R² और यू में से मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। what is OA? O से लेके A तक यानी कि आपका P, उसका स्क्वायर। what is 2 टाइम OA? OA इज अगेन P। what is AC? AC को गौर से देखिए, कौन है आपका AC? AC आपका Q है। तो लिख दो यहाँ पे मैं इंटू Q प्लस, अरे प्लस लिखने के पहले कॉस थीटा भी तो लिखो। OA लिखा, AC लिखा कॉस ऑफ थीटा प्लस AC स्क्वायर, बट अगेन AC इज व्हाट? Q, सो Q स्क्वायर। अगर आप चाहे तो इस टर्म को थोड़ा रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हो, R² इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। सो R, अब स्क्वायर रूट देखिए बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन है, सबके रूट मत उड़ा देना। ऐसी केस में रूट ऑफ लगते हैं, पूरी की पूरी चीज को एज इट इज रखते हैं। सो दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज extremely important फॉर्मूला, बहुत काम का है, बहुत ज़रूरी है। P का स्क्वायर, तो देखिए ये कोई वेक्टर है से P, इसका स्क्वायर, ये कोई वेक्टर है से Q, इसका स्क्वायर। में वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ खाली, इन दोनों के स्क्वायर में इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। 2 टाइम PQ cos थीटा ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा इन दोनों का रिजल्ट, याद रखोगे। या फिर अगर आप ट्रायंगल की लॉ के टर्म में भी बात करोगे तो वही आपको मिलेगा। सिर्फ ट्रायंगल के लॉ के टर्म में आपको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे थीटा क्या है। देखो ये मान लो तुम्हारा पहला वेक्टर होता P, ये तुम्हारा दूसरा वेक्टर होता मान लो Q। ओके, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये हो जाता है इस केस में। ओके, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो ये P इस तरह से, Q इस तरह से, ये तुम्हारा थीटा होता उस केस में। ओके, और ये होता आपका रिजल्ट। तो इस केस में होता R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस ऑफ थीटा। तुमको पता है, आप लोग जो पाइथागोरस का थ्योरम इसके पहले पढ़ चुके हो, दैट पाइथागोरस थ्योरम इज बेसिकली अ टिपिकल केस ऑफ दिस। इसकी एक टिपिकल केस थी। अगर मान लो ये जो लाइन ऐसा टेढ़ा है, इसको मैं सीधा ऐसा खड़ा कर दूं तो आपका थीटा कितना हो जाएगा?
90 डिग्री हो जाएगा। जिस मोमेंट आप इस थीटा की वैल्यू डालोगे, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा। एंड जस्ट चेक इट आउट, इट इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आपको मिल गई इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ओके, डेरिवेशन जो है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि आपको इससे भी डिटेल में बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये पूरा डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, सारी उसी तरह से एक्सप्लेन किया है जो मैंने आपको बताया, और फाइनली आपका डेरिवेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपको मिल गया। सो होप आपको इसको याद रखना पॉसिबल है। आप पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दी मैग्नीट्यूड। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज डायरेक्शन। चलो, डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया है, मान लो ये आपका रिजल्टेंट है, इसने एग्जैक्टली कितना एंगल किया, किसी के भी एक के साथ का निकाल सकते हो। चलिए इस केस में अपन पी के साथ का एंगल निकालते हैं। लेट मी कंसीडर दैट एंगल एज अल्फा। जाहिर है आपको पी के साथ का एंगल पता है, तो क्यू के साथ का भी आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि एनीवे पी और क्यू के बीच में एंगल थीटा है। अगर पी के साथ का एंगल अल्फा है तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो होगा थीटा माइनस अल्फा। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। बट राइट नाउ व्हाट इज अ टारगेट? अ टारगेट इज टू फाइंड दिस एंगल अल्फा। अब ये एंगल कैसे फाइंड करें? इस एंगल को आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये एक बात याद रखिए, जब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, आपको वेक्टर p देंगे अलॉन्ग विथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आपको वेक्टर q देंगे अलॉन्ग विथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच का एंगल दे देंगे थीटा। सो दिस इज योर इन्फॉर्मेशन। आपको इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके इस एंगल को ढूंढना है। जब भी एंगल की बात आती है तो एंगल अकेला साथ में नहीं आता, एंगल आता है किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। यानी कि हम जैसे पढ़ चुके हैं ना लोअर स्टैंडर्ड में, साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, टेन ऑफ एंगल थीटा, कोसेक सेक कॉट। वैसे इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हम यूजुअली tan को प्रेफर करते हैं यूज़ करना। उसके पीछे ऐसा कोई लॉजिकल रीज़न तो है नहीं, लेकिन tan हम लोग यूज़ करते हैं एंगल फाइंड करने के लिए बेस्ट फॉर्म में कहने के बजाय मैं कहूँगा ईजीएस्ट फॉर्म में, उसी से आंसर हमें आते हैं। तो मैं इस डायग्राम में tan का फॉर्मूला लिखता हूँ, और tan का बेसिक फार्मूला क्या है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है आपके राइट एंगल ट्रायंगल का? ओ सी एंड डी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड कौन है आपकी? सी डी, और एडजेसेंट साइड कौन है आपकी? ओ डी। तो आपका फॉर्मूला बन गया सी डी अपॉन ओ डी। अब यहाँ पे वापस हो गई दिक्कत। जो आपने वैल्यू लिखे हैं वो तो हमारे गिवन इन्फॉर्मेशन में आते ही नहीं, ना तो इसमें से कोई पी है, ना तो कोई क्यू है, ना तो उनके बीच के एंगल के बारे में यहाँ पे कुछ आता है। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ नोन वाला आ जाए। तो यहाँ पे नज़र गई कि भले आपको ओडी पता नहीं, लेकिन ओडी में से ओए तो पता है। तो हमने ओडी जो था इसको लिख दिया ओए प्लस एडी। तो क्या लिख दिया हमने इसको? ओए प्लस एडी। फॉर्मूला अच्छा खासा एक ठीक ठाक लेवल तक तो पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी इसमें इस फार्मूले में एक्सेप्ट ओए हमें कोई पता नहीं है। हमको सी डी की वैल्यू पता नहीं, हमको ए डी की वैल्यू पता नहीं। तो एनीवे हमको इस ट्रायंगल में सी डी और ए डी हटाना पड़ेगा, या इस फार्मूले में हमें इनको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो वैल्यू हमको नोन है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ अ नोन क्वांटिटी। एंड हाउ आई कैन डू इट? लेट मी शो यू। मैंने ये वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें ये ए डी है जो मुझे चाहिए नहीं, ये सी डी है वो भी मुझे चाहिए नहीं, ये एंगल थीटा है जो मुझे पता है, और ये साइड क्यू है वो भी मुझे पता है। अब मुझे बताओ जो मुझे नहीं चाहिए वो कौन सी साइड है? एंगल थीटा के एडजेसेंट। जो मुझे पता है वो कौन है? हाइपोटेनियस। वही थोड़ी देर पहले जैसे हमने किया था, हाइपोटेनियस और एडजेसेंट के लिए फॉर्मूला आता है कॉस ऑफ थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। फॉर द ए डी इज इक्वल टू व्हाट? ए सी इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। चलिए इससे ए डी का तो हो गया काम। व्हाट अबाउट सी डी? मुझे ये भी नहीं चाहिए। फॉर्मूले में तो सी डी है, लेकिन मुझे सी डी नहीं चाहिए। थीटा के लिए सी डी कौन है? अपोजिट साइड है। अपोजिट के लिए किसका फॉर्मूला आता है? साइन ऑफ थीटा का। तो क्या फॉर्मूला है? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज सी डी डिवाइडेड बाय अगेन हाइपोटेनियस दैट इज ए सी। इस केस में भी मैं ए सी शिफ्ट करूँ तो मुझे मिल जाएगा सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन ऑफ थीटा, ए सी इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। अब मेरे पास कौन है? मेरे पास सी डी है, मेरे पास ए डी है। दोनों को इस फॉर्मूले में डाल दूँ तो क्या होगा? सारी की सारी नॉन क्वांटिटी के फॉर्म में ये फॉर्मूला चला जाएगा। सो फर्दर आई विल गेट
tan ऑफ एंगल अल्फा इज इक्वल टू सी डी, किधर है बेटा सी डी, ए सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल थीटा होल डिवाइडेड बाय ओ ए तो अपने को पता है, प्लस एडी का वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज ए सी इंटू कॉस ऑफ थीटा। फॉर द व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए सी यानी कि वेक्टर पी की मैग्नीट्यूड। वेक्टर पी की मैग्नीट्यूड को कैसे लिखोगे, खाली पी। वैसे एक बात बता देता हूँ, पी बार की मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ पी ऐसा अजीबोगरीब सिंबल से भी आप लिख सकते हो, ये एक ही चीज़ होती है। अगर आपको लगा कि थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट फॉर्मेट में देखना है तो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग पी यू कैन राइट अ मॉड ऑफ पी बार इनटू व्हाट। अरे ए सी पी किधर है, क्या कर रहे हो सर, सो रहे हो क्या? ये क्यू है, क्यू करते हो आप ऐसा, क्या है आपका ए सी है आपका क्यू इंटू व्हाट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ओ ए कौन है आपका पी प्लस ए सी वो कौन है क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो ये बन गया आपका सिंपल सा tan ऑफ अल्फा का फार्मूला। इस फार्मूले से आपको अल्फा यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर ने किया हुआ एंगल पता चलेगा। देखिए क्यू थीटा और पी इनके फॉर्म में ये एंगल लिखा हुआ है, दिस इज थीटा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला। अब एक बार मुझे ये फॉर्मूला आप वापस बता दीजिए या इसको लिखने का तरीका समझिए। देखिए tan ऑफ अल्फा जो है ना, tan का बेसिक फार्मूला जानते हो आप, साइन अपॉन कॉस ही होता है। इस केस में जो नॉन वैल्यू है वो तो थीटा है, तो मैं कहूँगा साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। फिर आपको एंगल किसके साथ का निकालना है, अल्फा जिसके साथ का निकालना है, एंगल निकालना है पी के साथ का, जिसके साथ निकालना है। वैसे हमें ऐसे भी आदत होती है ना, अपने पास वाले को ज़्यादा अहमियत अपन देते नहीं है, तो जिसके साथ का एंगल निकालना है उसको छोड़ के बाकी वाला जो उसकी मैग्नीट्यूड लो, तो इंटू क्यू, और यहाँ पे भी इंटू क्यू, यहाँ पे भी इंटू क्यू, यहाँ पे भी इंटू क्यू, और जो बेचारा जिसके साथ का तुम एंगल निकाल रहे हो उसको डिनोमिनेटर में बाद में ऐड कर लो। तो ये इस तरह से आपका फॉर्मूला है। अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि बेटा ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये मान लो मैंने बीटा है ऐसा कंसिडर किया, और मैंने पूछा बताओ मुझको tan ऑफ बीटा का फॉर्मूला, तो कैन यू गेस दिस फॉर्मूला फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। बताओ tan का फॉर्मूला वापस क्या आएगा, वही साइन ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल थीटा। इस केस में एंगल किसके साथ का ले रहे हैं आप लोग, क्यू के साथ का एंगल निकाल रहे हो, तो जिसके साथ का एंगल निकाल रहे हो उसको तो कोई अहमियत देते नहीं अपन, तो इस केस में आएगा इधर पी, इधर भी आएगा पी, और फिर जिसके साथ का एंगल निकाला है बाद में उसको बेचारे को भी ले लेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला विथ अनदर साइड। अच्छा ये हो गया अदर तरीका, अदरवाइज बीटा इज सिंपली नथिंग बट पूरा जो एंगल थीटा था उसमें से अल्फा हटा दो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, बड़ा सिंपल फॉर्मूला था और होप आपको ये समझ में आ चुका है। ये है आपका कंप्लीट डेरिवेशन, आप चाहे तो यहाँ से भी इसको देख के लिख सकते हो। ओके अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस जहाँ पे थीटा की अलग अलग वैल्यूज आपको देंगे। सबसे पहली केस में थीटा हम लोगों ने सिंपली लिया 0। अब मैंने पूरा कि बेटा पी बार ओके प्लस क्यू बार बोलो कितना। अब ये तो कॉमन सेंस से पता चलता है कि सेम डायरेक्शन है तो आपका आर जो है इनकी सिंपल एडिशन से आ जाएगा, बराबर है। मतलब मैग्नीट्यूड में वेक्टर फॉर्म में तो आता ही है, वेक्टर फॉर्म में तो हम ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन इवन मैग्नीट्यूड में भी होगा कि आर की मैग्नीट्यूड यानी कि पी की मैग्नीट्यूड प्लस क्यू की मैग्नीट्यूड, सिंपल ऐसा आना चाहिए। कॉमन सेंस है तो यही लगता है। क्या कॉमन सेंस मैथमेटिकली भी प्रूव हो सकता है? लेट्स चेक इट। देखिए रिजल्टेंट इज पी बार प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस क्यू बार, ये तो फॉर्मूला है। थीटा कितना है आपका यहाँ पे, थीटा दोनों पी और क्यू के बीच का एंगल दैट इज 0। तो कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे हो गया आपका 1, इट इज सिंपली ट्वाइस पी क्यू। अब गौर से देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये क्या होगा पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, सो आर इज सिंपली इक्वल टू पी प्लस क्यू। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो पैरेलल अगर एक दूसरे को है या एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो यू कैन सिंपली ऐड देम। अच्छा इस केस में तुम्हारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही है जो पी और क्यू है, यानी कि देयर इज नो एंगल 0। अब ये कैसे करोगे, आप लोगों ने वही फॉर्मूला लिखा अपना रिजल्टेंट का, फिर पी की मैग्नीट्यूड डाल दी, क्यू की मैग्नीट्यूड ये, लेकिन थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू दैट इज 0। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 है, न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया, 0 को किससे भी डिवाइड करिए आंसर 0 आता है। तो tan ऑफ अल्फा इज 0। tan का किस एंगल का वैल्यू 0 है, tan का अल्फा एंगल का वैल्यू, tan का 0 एंगल का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब होता है अल्फा भी एंगल 0 है। तो डायरेक्शन आपका 0 है, यानी कि जिस साइड में P है उसी साइड में Q है, उसी साइड में तुम्हारा R भी है। तो ये एक सिंपल सी
केस थी और होप आपको समझ में आ चुकी है। उसी तरह से और एक जनरल केस या पर्टिकुलर केस हम लोग पढ़ेंगे। मान लो पी और क्यू एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, पी जा रहा है आगे, क्यू जा रहा है पीछे, और यही भी मान लेते हैं कि पी की मैग्नीट्यूड क्यू के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। मान लीजिए पी की मैग्नीट्यूड 10 है, क्यू की मैग्नीट्यूड 3 है। मैंने बोला बेटा इनका रिजल्ट क्या है। जैसे कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर किसी बंदे ने इस साइड से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, किसी बंदे ने उस साइड से फोर्स लगाया 3 न्यूटन। मैंने बोला ब्लॉक कितना फोर्स फील करेगा, तो कॉमन सेंस है 7 न्यूटन, राइट। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट बाय सिंपली द डिफरेंस ऑफ दिस टू कंसिडरिंग पी इज ग्रेटर, या यू मेट के टेक अ मॉड। इस केस में कोई भी बड़ा हो, पी बड़ा हो, क्यू बड़ा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मॉड का डिफरेंस आएगा। अच्छा, ये समझने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि अपोजिट साइड सीधा से डिफरेंस आना चाहिए। ये तो हमने कॉमन सेंस से लिखा। अगेन लेट्स चेक वेदर द कॉमन सेंस इज रियली कॉमन, यानी कि मैथमेटिक्स से आएगा क्या। इस केस में मैंने बोला बेटा थीटा कितना है, आप कहोगे सर एक इधर एक इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, दैट इज cos 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 180 डिग्री, होप आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, नहीं तो मैथ्स के उस पार्ट में आप सीख ही लोगे। cos ऑफ थीटा का वैल्यू, cos ऑफ 180 का वैल्यू आता है -1, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला -1 इंटू 2pq, क्या हो जाएगा -2pq। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी की तरह हो गया, जो कि a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर है। यहाँ पे होगा p माइनस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सो सिंपली r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। अगेन यहाँ पे याद रखिए p की मैग्नीट्यूड हमने बड़ी लेके रखी है, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r बार। डायरेक्शन क्या आएगा इसका, अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर के फॉर्म में आता है। जैसे अगर मैं p के साथ का एंगल निकालूंगा तो आंसर 0 आएगा, और q के साथ का एंगल लूंगा तो आंसर 180 डिग्री आना चाहिए, यानी कि रिजल्टेंट p के फेवर में ना, क्योंकि p बड़ा है तो रिजल्टेंट तो आपका इस साइड में है। p के साथ का एंगल कितना है आपका 0 है, लेकिन q के साथ का एंगल तो पूरा 180 डिग्री बन गया। तो अगर मैं p के साथ का एंगल बोलता हूँ तो ये हो गया वापस p का फॉर्मूला, न्यूमरेटर में sin थीटा यानी कि sin ऑफ 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 180 डिग्री, चलिए इत्तेफाक से ये भी वैल्यू 0 ही आता है, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो 0 है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, सो फाइनली योर आंसर अगेन बिकम 0। दिस इज एंगल विथ व्हाट p। लेकिन q के साथ का एंगल कैसे निकालते हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा माइनस एक के साथ का एंगल, थोड़ी देर पहले मैंने तुमको समझाया कि व्हाट इज एंगल बिटवीन अनदर वेक्टर। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए ये वेक्टर है आपका p बार, ये वेक्टर है आपका q बार, और ये दोनों के बीच का एंगल है मान लीजिए थीटा, ये r है आपका रिजल्टेंट जिसका ये एंगल है अल्फा। तो ये एंगल अगर मैं बीटा मानूं तो बीटा का वैल्यू कैसे आएगा बेटा, थीटा माइनस अल्फा। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। नाउ लेट्स सी वन मोर केस, ये एक और जनरल केस है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगर आप गौर से देखोगे ना, यहाँ पे P और Q एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो आपका रिजल्टेंट आ गया ये, इट लुक लाइक पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल है, R हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस का थ्योरम बोलता है R का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये तो कॉमन सेंस से आया, लेकिन क्या मैथमेटिकली कैलकुलेट करने से यही आएगा, लेट्स सी दैट। फॉर्मूला मैंने लिखा, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड Q, इन दिस केस इट इज 90 डिग्री, एंड cos ऑफ 90 डिग्री इज 0, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने। तो जैसे मैंने ये 0 डाला, ये टोटल टर्म हो गया आपका 0, तो बचा क्या √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सो दिस इज सिंपली पाइथागोरस थ्योरम, अगर बोथ साइड का स्क्वायर करोगे तो आपको यही मिलेगा, राइट। सो दिस इज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकालोगे इस केस में r की, नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग पार्ट। इस केस में जो डायरेक्शन है बच्चों वो ये है, p का और q के बीच का एंगल देखो, p अगर मैं इस पॉइंट से पकड़ता तो इस साइड में है, एंगल दो लाइन के बीच का नहीं ले रहे हम लोग। एक चीज समझो, गलती आप करते बच्चे यहाँ पे, वी आर नॉट फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू सेगमेंट्स और टू लाइंस। यू मेक से थिंक कि दिस इज एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा है, नहीं बेटा, अल्फा है एंगल बिटवीन p एंड q, दैट मींस एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। p अगर मैं इस पॉइंट को खड़ा हूं, मेरे को किसी ने पूछा बेटा p किधर जा रहा है, तुम बोलेंगे सर आगे, r किधर जा रहा है इधर, तो ये हो गया तुम्हारा इस केस में अल्फा। ओके, सो सिंपली यू कैन राइट द फॉर्मूला लिखने के बाद आपको देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू डालो, थीटा इज व्हाट, थीटा इज 90 डिग्री, व्हाट इज साइन 90, दैट इज 1। ओके, इनटू ये cos थीटा कितना है, थीटा इज 90, तो दैट इज 0। सो ऊपर आएगा q, नीचे आएगा p, सो योर एंगल इज सिंपली q डिवाइडेड बाय p। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए tan उस साइड में लेके जाओगे तो आपको इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, अब डायरेक्शन की बारी। देखिए डायरेक्शन कैसे, मैंने वैसे तो आपको अभी वैसे समझाया था कि इमेजिन कीजिए मुझे अभी डायरेक्शन निकालना है। ये मेरा p बार है, ये जो p बार है उसका डायरेक्शन ये है, ये जो r बार है उसका डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो होता है आपका अल्फा।
और अल्फा का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू q साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q कॉस ऑफ थीटा। थीटा यानी कि p और q के बीच का एंगल, ये q है ये p है, दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री है। आप जानते हो साइन 90 का वैल्यू 1 है लेकिन कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा q इंटू 1 डिवाइडेड बाई p प्लस q इंटू 0। q इंटू 1 इज सिंपली q इंटू 0 इन दिस केस इज 0, p प्लस 0 विल बी सिंपली p। इस स्टेप तक तो आपको ऐसा भी कोई अड़चन नहीं आना चाहिए। सो tan ऑफ अल्फा इज सिंपली q डिवाइडेड बाई p। लेकिन क्या आप एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका जानते हैं? देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि बेटा tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो आप बड़े आराम से बोलोगे सर 1 है। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन उल्टा पूछा कि बेटा 1 tan के कौन से एंगल की वैल्यू है? tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने बोला बेटा 1 tan के कौन से एंगल की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 45। ये जो क्वेश्चन मैंने बोला कि 1 tan के कौन से एंगल की वैल्यू है और आपने आंसर दिया कि इक्वल्स टू 45, इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे आप? tan ऑफ किस एंगल की वैल्यू 1 है, तो आपने आंसर दिया ना 45, ये क्वेश्चन को लिखोगे कैसे? तो एक तरीका है, इसमें ऐसा लिख कहते हैं, आप समझ सकते हो कि मान लो मैं tan ही इस साइड में लिखता हूँ, लेकिन tan को उस साइड में लेके जाओगे तो इसको tan लिखने के बजाय हम लोग लिखते हैं tan का इनवर्स, और वो जो 1 है वो ऐसा लिखते हैं, मतलब tan रेज टू -1, और किस नंबर का, तो ये नंबर 1 का, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1। तो इसके बाद की ये स्टेप है जो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में 10 तक कभी पढ़ी नहीं है, तो इसी चीज़ को अगली स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हो। इसको अगर मैं और आगे कैलकुलेट करके लिखना चाहता हूँ या खाली tan को उस साइड में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो इसको बोलते हैं वैसे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो tan इनवर्स ऑफ 1। ओके, तो ये जैसे स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वैसे tan और tan इनवर्स दोनों एक दूसरे के उल्टे फंक्शन है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री है। ओके, तो उसी तरह से अगर ये tan में उस साइड में लेके जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q divided by p. So this is not basically -1, this is raised to -1, raised to -1 यानी कि tan इनवर्स। ओके, अब किसी को ये ऐसा लग सकता है, ऐसा लगने में तो कोई दिक्कत है नहीं कि सर क्या ये tan यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, जो उस साइड में गया तो डिवाइड हुआ लाइक दिस 1/tan, ये p और q एज इट इज। फिर tan की पावर मान लो 1 थी तो न्यूमरेटर में जाने के बाद वो हो गई -1 अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसेस। क्या ये ऐसा किया है? तो नहीं बेटा, ये ऐसा नहीं किया है। tan इनवर्स अपने आप में एक सिंबल है, ये ऐसा tan की पावर नहीं है वो, दिस -1 इज नॉट पावर, दिस इज अ सिंबल। tan इनवर्स ये एक सिंबल है, ये tan की पावर नहीं है -1, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कभी आप में, तो इसको अपने माइंड से निकाल डालिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डायरेक्शन पार्ट। Now the next property, next part, that is properties of vector addition। कहाँ पे भाग रहा है बे? हाँ, रो ऐसे like this। Okay, so what are the properties of vector addition? देखिए, एडिशन की कई सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने स्केलर्स में, नंबर्स में पढ़ के रखी है। जैसे मैंने बोला बेटा 3 और 5 कितने, आप बोलोगे 8। मैंने बोला अच्छा फिर 5 और 3 कितने, आप बोलोगे सर 8। यानी कि एडिशन उल्टी पल्टी कैसे भी करो एक ही आंसर आता है। हाँ बेटा, इसको बाय द वे बहुत बड़ा नाम देके रखा है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्या ये वेक्टर में चलता है? हाँ चलता है। अगर कोई बंदा ऐसा कहे सर मैं ए बार यानी कि यहाँ से निकल के यहाँ पे गया, फिर बी बार यानी कि यहाँ से निकल के यहाँ पे गया, ओके, तो जो एडिशन आएगा वो अगर मैं उल्टा करता तो चलता क्या? मतलब मैं ए में बी ऐड करूँ या बी में ए ऐड करूँ तो चलेगा क्या? चलेगा। हाँ, सिर्फ इस केस में एक चीज़ समझिए। एक चीज़ क्या है? तो आप बोलोगे सर बी बार मतलब ऐसा उल्टा लेने का? नहीं, इसको समझने के लिए आप चाहे तो पैरेललोग्राम का सहारा ले सकते हो। मान लीजिए ये है आपका ए बार और ये है आपका वेक्टर बी बार। मैंने आपको पूछा कि बेटा इन दोनों का रिजल्ट क्या है, तो आप इनका रिजल्ट निकालना जानते हो। आप क्या करते हो? आप पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हो। लेट मी डू इट। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद किधर गया पैरेललोग्राम अपना? लाइक दिस। हम लोग ये ए बार है तो इसी को पैरेलल एक ए बार यहाँ पे भी निकालता हूँ मैं, ये बी बार है तो इसको पैरेलल बी बार यहाँ पे निकालता हूँ। अब मैंने पूछा व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या है? तो आप बोलोगे सर दिस इज अवर रिजल्ट। अब इस साइड से अगर मैं लिखता हूँ ट्रायंगल के इस साइड से, तो मुझे क्या मिलेगा? ए बार प्लस बी बार, यानी कि यहाँ से पहुँचा मैं यहाँ पे, फिर यहाँ से पहुँचा मैं यहाँ पे, तो ये आ गया आपका रिजल्ट। तो इस केस में आपका आर बार क्या है? दैट इज ए बार प्लस
बी बार, लेकिन मैंने बोला नहीं मेरे को ऊपर से जाने का है, तो आएगा क्या, बी बार प्लस ए बार इक्वल्स टू वही आया वापस आर बार। तो व्हाट दिस शोज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। देखिए ये बहुत ऑर्डिनरी चीज लगती है, लेकिन ये लॉ है, कहीं पे भी उल्टे नहीं लिख सकते। आगे जाके आप ये भी देखोगे कि कुछ जगह पे ये उल्टा लिखना पॉसिबल है नहीं। सो द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर, ऑर्डर पे डिपेंड है नहीं है। इन अनदर वर्ड वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। चलिए अगली जो चीज़ है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि आप कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सादे नंबर में आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जैसे अगर मैं आपको ये बोलता सादे नंबर्स में कि ए इंटू बी प्लस सी कितना होता है, तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इज इट पॉसिबल फॉर अ वेक्टर? यस इट इज पॉसिबल फॉर अ वेक्टर एज वेल। ए से तुम अंदर मल्टीप्लाई करो, ए इज अ नंबर, नंबर यानी कि स्केलर, सो ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, तो ये ए इन तरह से अंदर मल्टीप्लाई करता है। ऑल्दो वी कैन प्रूव दिस एज वेल, लेकिन देयर इज नो पॉइंट टू प्रूव ऑल दिस फॉर्मूलाज, इसको आप थोड़ा मेहनत करके खुद भी समझ सकते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा लॉ, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाहर का टर्म अंदर। इसके बाद वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव? देखिए अगर मैं आपको 3 नंबर ऐड करने को बोलूँ समथिंग लाइक दिस, तो आप कैसे ऐड करते हो? कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 3 और 2 को ऐड करके 7 ऐड करता हूँ और मेरा आंसर आ जाएगा 12। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो 2 में पहले 7 ऐड कर लूँगा, ओके, और फिर मेरा आंसर वही आएगा 12। तो एनीवे आप इन दोनों को ऐड करके 7 ऐड कीजिए या इन दोनों को ऐड करके 3 ऐड कीजिए, आंसर एक ही है। वही वेक्टर में भी होता है और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यानी कि 3 वेक्टर का एडिशन करते वक्त आप कोई भी 2 को पहले ऐड कर लीजिए, फिर तीसरा उसमें ऐड कीजिए, आपका आंसर बदलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रिजल्टेंट यानी कि वेक्टर की एडिशन ऑफ 2 अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी 0। दो वेक्टर अनइक्वल है, उनकी वैल्यू इक्वल नहीं है। मान लो एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरा एक वेक्टर है किसी भी डायरेक्शन में रहे उसकी मैग्नीट्यूड 3 है, किसी भी हाल में इन दोनों का रिजल्ट 0 नहीं आ सकता। देखिए टेक्निकली स्पीकिंग एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरा भी 5 है, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये +5 ये -5, इस केस में उनकी टोटल हो जाएगी 0। तो जिनकी मैग्नीट्यूड ही अलग अलग है उनका एडिशन 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन ऑफ 3 कोप्लेनर वेक्टर मे और मे नॉट बी 0। 3 वेक्टर जो कि कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में, उन तीनों की एडिशन, तीनों नॉन जीरो है, तीनों की एडिशन 0 आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। आप बोलोगे 0 कैसे आएगी? तो मान लीजिए ये एक वेक्टर है पी बार, मतलब कोई बंदा यहाँ से निकला यहाँ पे गया, इसी प्लेन में मैंने दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया क्यू बार, कोई बंदा था यहाँ से निकल के यहाँ पे गया, ये आपका क्यू बार है। फिर वो क्यू से निकला और वापस अपने अपने घर पहुँच गया, और ये मैंने लिया है सपोज आर बार। अब इस केस में आप देखोगे पी से गया क्यू से गया यहाँ पे, यहाँ से गया यहाँ पे, तो गए कहाँ पे? तुम्हारा स्टार्ट भी वही एंड भी वही। इस पर्टिकुलर डायग्राम में पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार इज सिंपली इक्वल्स टू 0। समझा? क्योंकि आप कहीं पे भी नहीं गए, जहाँ से निकले थे वहीं पे वापस पहुंचे, तो इन तीनों वेक्टर की एडिशन आपको कितनी मिलेगी? 0। तीनों एक ही प्लेन में थे इसलिए ये 0 आ गया। लेकिन अगर ये तीनों ऐसे नहीं होते, किसी अलग तरह से होते, मान लीजिए ये तीसरा वेक्टर जो है ये ऐसा होने के बजाय मान लीजिए कहीं पे ऐसा होता, तो क्या इस केस में आपका एडिशन 0 आता? ऑफकोर्स 0 नहीं आता। तो ये होता आपका उस केस का रिजल्ट। ओके, तो 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में तो उनकी एडिशन 0 आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। फाइनल प्रॉपर्टी, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन नॉट बी 0। तीनों एक प्लेन में है ही नहीं है, तीनों एक प्लेन में है ही नहीं है, तो उनकी एडिशन 0 आ ही नहीं सकती। तुमको जो करना है कर लो। ये 3 वेक्टर्स आर नॉट नॉन कोप्लेनर, यानी कि वो एक प्लेन में नहीं है, तो उनका एडिशन 0 आएगा ही नहीं। आप बोलोगे सर कैसे? चलिए मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है, यहाँ से निकला मैं यहाँ पे गया, फिर मैंने दूसरा वेक्टर लिया, मान लो ये दूसरा वेक्टर है आपका, मैं यहाँ से निकला यहाँ पे गया। अब तीसरा वेक्टर मुझे निकालना पड़ेगा, और तीसरा वेक्टर मुझे ऐसा लेना है बच्चों कि तीनों एक प्लेन में आए ही नहीं। क्या ड्रॉ करूं मैं? रुको, वाह, ये आ गया तीसरा वेक्टर। ये एक है, ये 2 है। अभी 2 वेक्टर तो मे भी एक प्लेन में हो सकते हैं, लेकिन तीसरा मैंने ऐसा ले लिया, ये मैंने किसी ऑल प्लेन में ले लिया। अब मुझे बताओ क्या ये तीसरा जहाँ पे खत्म हुआ वहीं पे पहला स्टार्ट हुआ है? अगर तीनों में अलग अलग प्लेन में लूँ तो तीनों एक जगह पे एंड हो ही नहीं सकते, यानी कि इनका तीनों का एडिशन 0 आ ही नहीं सकता। तीनों का एडिशन 0 तो तब आएगा जब तीनों इस तरह से होंगे, पहला जहाँ पे खत्म वहाँ पे दूसरा स्टार्ट, दूसरा जहाँ पे खत्म वहाँ पे तीसरा स्टार्ट, और तीसरा वहाँ पे खत्म जहाँ पे पहला स्टार्ट। तो इस केस में 0 है, लेकिन तीनों अगर एक प्लेन में नहीं है तो उनका एडिशन किसी भी हाल में 0 नहीं आता। तो याद रखना, दिस यूनिवर्सल प्रॉपर्टी
vector addition 3 non-coplanar vector cannot be equals to 0. Okay, so hope you understood all these properties. दो तो हमेशा एक प्लेन में होते हैं। अभी ये दो वेक्टर मैंने निकाले, ये कैसे भी लो कैसे भी लो कैसे भी लो कैसे भी लो, उनमें से जाने वाला एक फ्लैट सरफेस तो रहेगा ना, ऐसा फ्लैट सरफेस, इस केस में ऐसा फ्लैट सरफेस, इस केस में ऐसा फ्लैट सरफेस, सो दैट इज ऑलवेज इन अ प्लेन। ओके, सो ये डाउट था कि अगर दो वेक्टर एक प्लेन में और तीसरा उसके बाहर है, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में रहते हैं, तो उनका जो को वेक्टर है मतलब क्या कहते हैं, उनका जो टोटल है वो भी उस केस में जीरो नहीं आएगा। ओके, और याद रखना दिस इज ऑफ कोर्स कि दो वेक्टर अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ कि जहाँ पे एक खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दे विल बी ऑलवेज इन अ प्लेन, वो हमेशा एक प्लेन में रहने ही रहने वाले हैं। ओके, अगर हाँ ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, ऐसे अलग अलग, और उसके बाद भी ये लोकलाइज है, यानी कि इनको मैं पैरेलली शिफ्ट भी नहीं कर सकता, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो एक प्लेन में नहीं है अनलेस दे आर पैरेलल। अगर पैरेलल है तो एक प्लेन में पक्का होंगे, लेकिन पैरेलल नहीं है और उसके बाद उनको फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते आप, तो फिर वो पॉसिबल है कि ये दोनों नॉन कोप्लेनर है। अदरवाइज दो वेक्टर हमेशा ही एक प्लेन में मिलेंगे आपको, एक फ्लैट सरफेस आप हमेशा उनमें से जाने वाला निकाल सकते हो। चलिए आखिरी वाला टॉपिक पढ़ते हैं आज के लेक्चर का, दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन कैसे करें? देखिए बच्चों, सब्ट्रैक्शन हम एक डिफरेंट ऑपरेशन मानते ही नहीं, सब्ट्रैक्शन हम लोग एडिशन की तरह ही मानते हैं। अब लोग सर सब्ट्रैक्शन एडिशन की तरह? हाँ बेटा, देखो मान लो मैंने बोला कि 5 - 2 करना है, तो कोई बंदा बोलेगा सर 5 प्लस है ना -2 करो, यानी कि 5 में -2 ऐड करो, 5 में -2 ऐड करना यानी कि 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करना। सो वी ऑलवेज कंसिडर सब्ट्रैक्शन एज एडिशन विथ नेगेटिव। सब्ट्रैक्शन हम लोग एडिशन विथ नेगेटिव कंसिडर करते हैं। यही वेक्टर के लिए मैं कर सकता हूँ कि मान लो मैंने आपके सामने एक वेक्टर दिया से p बार, ओके, इसका मुझे q बार के साथ एडिशन करना था, ये आपका q बार था, तो एडिशन तो आप लोगों को पता है कि ये हो गया आपका p बार प्लस q बार, करेक्ट। लेकिन मैंने बोला नहीं बेटा मुझे तो q बार के साथ सब्ट्रैक्शन करना है, तो अगर यहाँ से ऊपर ये आपका q है, यहाँ से ऊपर ये अगर आपका वेक्टर q है, ओके, तो उल्टा निकालो नीचे के साइड में, वहाँ से नीचे जाते उतना ही लेंथ, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन उल्टा, तो ये कौन हो जाएगा आपका -q। और उस केस में ये जो है देखो, ये है आपका p, ये है आपका -q, तो ये हो गया p - q। ओके, तो ये डायग्राम वैसे आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ भी की हुई है। लुक, दिस इज योर वेक्टर से p बार, ओके, यहाँ पे ये p बार लिया हुआ है, दिस इज योर वेक्टर से p बार, दिस इज योर वेक्टर से q बार, सो दिस विल बी सिंपली p बार प्लस q बार। ओके, लेकिन अगर मैं पूछता हूँ अभी, बाय द वे यहाँ पे डायग्राम गड़बड़ है बच्चों, ये -p लिखा हुआ है, ओके, तो इस पूरी डायग्राम में ये डायग्राम थोड़ा नाम गलत है, खाली पूरी डायग्राम तो गलत नहीं होती कभी, तो एक काम करने दो, मुझे इनके नाम को बदलने दो। इधर मैं इसको नाम रखूँगा q और इसका नाम रखूँगा p, तो नेचुरली ये हो जाएगा आपका -q, ठीक है। अब मुझे बताइए ये कौन हो गया आपका p बार प्लस ये भी तो q ही होगा पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा आपका p प्लस q, ये p बार ये q बार, सो दिस इज योर रिजल्टेंट p बार प्लस q बार। नाउ ये यहाँ से नीचे आओगे -q, तो नेचुरली यहाँ से भी नीचे जाओगे तो -q, पैरेलल होते हैं ना ये, ओके, तो इस केस में p -q, ये हो गया आपका रिजल्ट। अब यहाँ पे ये डायग्राम को एक बार अपन अच्छे से समझते हैं और फिर फॉर्मूले को भी समझेंगे, ठीक है। चलिए एक बार वापस देखिए, अगर मैंने आपको कहा कि बेटा ये एक वेक्टर है आपका, क्या नाम है इसका p बार, मैंने कहा ये आपका दूसरा वाला वेक्टर है, क्या नाम है इसका q बार, और मुझे इन दो वेक्टर की एडिशन करनी है। आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। ओके, चलिए हम ही आपको पढ़ाते हैं, और फिर ये डायगोनल आप निकाल लीजिए। सर ये जो डायगोनल आपने निकाला ये होगा आपका p बार प्लस q बार, ये क्या होगा आपका p बार प्लस q बार होगा, दिस इज q बार, दिस इज p बार, दिस इज p बार प्लस q बार। आप इसको चाहे तो यहाँ पे पैरेलल q बार लिख सकते हो, और कॉमन सेंस से इससे आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ से भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि नहीं मेरे को तो -q चाहिए, तो आपने क्या किया, इसी पॉइंट से जाने वाला नीचे के साइड में एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, दैट विल बी -q बार, करेक्ट। और मैंने आपको कहा कि क्या मैं इस नीचे के साइड में भी पैरेललोग्राम बना लूँ, तो आप बोलोगे हाँ सर नीचे के साइड में भी पैरेललोग्राम बना लीजिए। नीचे के साइड में पैरेललोग्राम बनाओगे तो नीचे के साइड में जो डायगोनल आएगा
वो नीचे वाले दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, तो वो इसके और इससे मिलेगा, यानी कि होगा पी बार प्लस माइनस क्यू बार, और होगा नीचे वाला ये वाला डायगोनल आपका अब p माइनस क्यू, यानी कि सिंपली p बार माइनस क्यू बार। तो ये जो है आपका नीचे वाला ब्लू कलर से निकाला हुआ ये आ जाएगा आपका p बार माइनस क्यू बार। अच्छा, अगर गौर से देखो तो इसको ये पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे को क्या नज़र आ रहे हैं आपको, पैरेलल नज़र आ रहे हैं। तो ये जो दूसरा वाला डायगोनल है दैट इज सिंपली p बार माइनस क्यू बार। तो डायग्राम को समझो कि अगर ये आपका p बार है, ये आपका q बार है, तो इन दोनों के बीच से जाने वाला ये जो डायगोनल है वो होता है पी क्यू, और ये जो होता है ये वाला ये होता है p माइनस क्यू। अब यहाँ पे माइनस साइन किसको दे वो समझना ज़रूरी है, तो माइनस उससे देंगे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, p माइनस क्यू। अगर आप उल्टा लिखते, अगर आप ये ऐसा डायरेक्शन लेते इसका, तो वो होता q माइनस पी। देखिए p माइनस क्यू और q माइनस पी और p माइनस क्यू सेम नहीं आएंगे, तो इसमें माइनस साइन किस वेक्टर का होता है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो ना, या जहाँ से स्टार्ट करोगे वो माइनस होता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं, आप इसको याद रख लोगे। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला यानी कि p माइनस क्यू का रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे आएगा, तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए p प्लस क्यू का तो फॉर्मूला आप जानते हो, p माइनस क्यू के लिए निकालना है। क्या फ़र्क है, देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर ये मैं यहाँ पे वापस लिखूँ, वापस बोलता हूँ ये p है, ये q है, ये माइनस क्यू है। मैंने बोला व्हाट इज एंगल बिटवीन p एंड q, तो आपने कहा सर थीटा। तो मैंने बोला व्हाट इज p एंड माइनस q, ये साइड का एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा जो एंगल था 180 उसमें से ये थीटा हटा दो, तो p और माइनस q के बीच में एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ओके, तो p प्लस q का फॉर्मूला ये है। अगर मैं p माइनस q का रिजल्टेंट पूछूं, यानी कि p माइनस q की मैग्नीट्यूड पूछूं, देखो p माइनस q ये जो वेक्टर है इसको सपोज आपने कुछ तो मान लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको r बार मान लिया, तो इसकी मैग्नीट्यूड ऐसी भी आप लोग लिख सकते हो या सिंपली खाली r लिख सकते हो। इधर p माइनस क्यू ब्रैकेट के बाहर मॉड लिखा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द सिंबल्स। इस केस में फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि एंगल थीटा के बजाय हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बाय द वे फॉर्मूला है, आप चाहे तो इसको कभी ना कभी अलाइड एंगल फार्मूला है, बहुत फेमस है। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज सिंपली इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो उसके हिसाब से अगली स्टेप में देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ थीटा, माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू पी क्यू, यानी कि माइनस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया माइनस वाला फार्मूला। तो आपके पास प्लस वाला भी फार्मूला है और आपके पास अभी माइनस वाला भी फार्मूला है। प्लस वाला जो फार्मूला है उसमें यहाँ पे प्लस है, माइनस वाले फार्मूले यहाँ पे सिर्फ माइनस है। तो इतना ही चेंज है। उसी तरह से डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन का फार्मूला भी तो आपको याद होगा। डायरेक्शन अगर पी और क्यू के बीच का एंगल पूछता हूँ मैं पूछता हूँ व्हाट इज दिस एंगल, रिजल्टेंट ने पी के साथ किया हुआ एंगल कितना है पी प्लस क्यू में, तो ये आपका फॉर्मूला है tan ऑफ अल्फा का, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि रिजल्टेंट का ये वाला एंगल कितना है, दिस इज क्यू। ओके, ये थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया है, आप इसको अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिए। तो मैंने बोला ये वाला एंगल कितना है, तो इसमें एक फ़र्क क्या है, नीचे के केस में जब आप एंगल निकालोगे तो थीटा के बजाय आपको खाली कितना लेना पड़ेगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि पहले केस में हमने P और Q के बीच का एंगल लिया था थीटा, दूसरी केस में हम P और माइनस Q के बीच का एंगल लेंगे विच इज़ द रिमेनिंग पार्ट 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा साइन ऑफ, अब ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। फिलहाल तो इनको याद रख लो, आगे जाके ये अलाइड एंगल फार्मूले बड़े सिंपल है, मैं प्रूव कर दूंगा। ये दोनों जो फार्मूले हैं ये बहुत ही सिंपल, एक लॉजिक से हम उनको याद भी रख लेते हैं। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज सिंपली साइन ऑफ थीटा, बट कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस के लिए माइनस बाहर आता है, साइन का गायब होता है। तो ये फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो ऊपर तो सिंपली साइन थीटा ही आएगा, लेकिन नीचे आएगा माइनस कॉस थीटा एंड क्यू इंटू माइनस कॉस थीटा विल बिकम माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका नीचे वाला फार्मूला। तो देखो प्लस के लिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस के लिए माइनस है। तो आप लोगों ने होप कि दोनों भी फार्मूले समझ लिए हैं। फार्मूले काफ़ी इजी है, एडिशन समझा हम लोगों ने वेक्टर का, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकाली, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाला, सब्ट्रैक्शन को समझा, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है उसको भी हमने समझा, उसके भी फार्मूले देखें। वैसे सब्ट्रैक्शन कोई अपने आप में एक नया प्रॉपर्टी है ही नहीं है, आप लोग एडिशन ऑफ नेगेटिव हमेशा इसको कंसिडर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या करते हैं, बस बहुत हो गया। जय हिंद, बाय बाय।